गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं उपन्यास सम्राट या जिन्हें हम कह सकते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने कहानियों को और उपन्यासों को एक नया आयाम दिया और अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। तो उसी महान पुरुष की एक प्रसिद्ध कहानी की हम बात करेंगे आज, जिसका नाम है नमक का दारोगा। सबसे पहले हम लेखक के जीवन परिचय की बात करेंगे। वैसे तो इनको परिचय का इनका जो नाम है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम लोग औपचारिकता के लिए बात कर लेते हैं। इनका मूल नाम था धनपत राय। वैसे मुंशी प्रेमचंद के नाम से हम इनको जानते हैं, लेकिन इनका मूल नाम था धनपत राय और उर्दू में ये अपनी रचनाएं लिखते थे। इस कारण इनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था और सन 1880 में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंडों में, ये मानसरोवर जो है इसमें इनकी 300 कहानियां हैं लगभग और 8 खंडों में ये विभाजित हैं। गुप्तधन ये इनके कहानी संग्रह हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की देवी ये इनके 3 नाटक रहे हैं। नाटक इन्होंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, केवल 3 नाटक इनके साहित्य में देखने को मिलते हैं। कुछ विचार, कुछ विविध प्रसंग ये इनके निबंध संग्रह हैं और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। अब हम बात करते हैं इनका लेखन किस प्रकार का था। तो इन्होंने यथार्थवाद को अपना लेखन का आधार स्तंभ बनाया। यथार्थवाद मतलब वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता से जुड़ी हुई घटनाओं को इन्होंने कहानियों के रूप में लिखना आरंभ किया और उस यथार्थवाद के साथ ही आदर्शवाद को भी इन्होंने अपना यथार्थवाद का साथी बनाया। वास्तविकता के साथ आदर्शवाद। बहुत सी कहानियां इनकी यथार्थवाद और आदर्शवाद के साथ दिखाई देती हैं, मतलब जिनका अंत आदर्श के साथ हुआ और उसके बाद की जो कहानियां थी वो पूर्ण रूप से यथार्थवाद पर आधारित थी। मतलब जिनका अंत, यदि आम व्यक्ति के जीवन में दुखद अंत होता है तो इनकी कहानियों का अंत भी दुखद होता था। मतलब जीवन से जुड़ी हुई जो भी वास्तविकता थी उसी को इन्होंने बाद में अपनी कहानियों में स्थान दिया। हमारी जो ये कहानी है नमक का दारोगा, ये यथार्थवाद के साथ आदर्शवाद का भी यहाँ पर हमें स्वरूप देखने को मिलेगा। तो इनका सामान्य परिचय मैंने आपको, जो इसमें लेखक परिचय के रूप में था, वो मैंने आपको समझा दिया है। हम बात करते हैं नमक का दारोगा, इस कहानी की, किस कहानी में क्या है। तो ये बात उस समय की है जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उस समय नमक का बड़ा विशेष महत्व माना जाता था। नमक का एक ये कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि नमक का जो विभाग था वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था और उसके पद के लिए, उसके दारोगा पद के लिए लोगों का जी ललचाता था। मतलब उसमें व्यक्ति जो है वो ऊपरी आय के माध्यम से भी धन कमा सकता था। रिश्वतखोरी, बेईमानी, ये सब लोगों की चाह होती है ज़्यादा धन कमाने की, चाहे वह किसी भी तरह से आए। तो उस नमक विभाग के लिए लोगों का जी ललचाता था, चाहे वो पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर ही क्यों न उसमें आया जाए, ये लोगों की इच्छा होती थी। पटवारी गिरी जो उस समय बड़ा सर्वसम्मानित पद माना जाता था, उसके लोग भी, उसमें काम करने वाले जो लोग थे
वो भी ये चाहते थे कि किसी तरह से हमें नमक विभाग में नौकरी मिल जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि नमक के दारोगा, जो यहाँ पर हमारा कहानी का टॉपिक है, टाइटल है, ये कौन थे? ये थे मुंशी बंशीधर, इस कहानी के नायक, जो बड़े कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और होनहार व्यक्ति थे। और उन्होंने भी अपने जीवन की शुरुआत की साहित्य के माध्यम से, और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें ये कह सकते हैं कि इत्तेफाक से या उनकी मेहनत के बल पर उन्हें नमक विभाग में नौकरी मिल गई, और वो भी दारोगा पद की। दारोगा पद की नौकरी मिलने के बाद उनकी क्या स्थिति हुई वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उससे पहले कि उनको नौकरी मिलती, जब वो नौकरी के लिए जाते हैं ढूंढने के लिए, तो उनके जो पिता थे वो उनको क्या संदेश देते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उनके पिताजी उन्हें समझाते हैं कि हमेशा ऊपरी आय पर ही ध्यान देना, अर्थात जो मासिक वेतन है वह तो पूर्णमासी का चांद होता है, और ऊपरी आय ईश्वर देता है, इसलिए हमेशा ऊपरी आय पर ही अपनी निगाह रखना। ये इस तरह की शिक्षा उनके पिताजी उन्हें देते हैं, अर्थात भ्रष्टाचार या बेईमानी करने की शिक्षा उनको देते हैं। लेकिन मुंशी बंशीधर क्या इसका पालन करते हैं, ये हम इस कहानी में आगे देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कि जब वो अपने विभाग में वहाँ पर उसको विभाग को ज्वाइन करते हैं, उस पर नियुक्ति ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन वह यमुना नदी के किनारे, जहाँ पर उनका रहने का स्थान था, जहाँ पर वो ध्यान रखते थे पूरा मुस्तैदी के साथ, कि क्योंकि नमक की कालाबाजारी का स्थान वही था, तो वो वहाँ पर अपने स्थान पर लेटे हुए थे। अचानक उनको रात्रि में आधी रात गुजर गई और उनको अचानक गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही उनको आवाज़ सुनाई दी रात्रि में गाड़ियों की, तो वह तुरंत उठकर और उन गाड़ियों को देखने के लिए जाते हैं कि ये आवाज़ कैसी है। तो बैलगाड़ियों को वह रोकते हैं, बैलगाड़ियाँ थी तो उनको वह रोकते हैं और रोककर पूछते हैं क्या है इन गाड़ियों में। तो जो गाड़ीवान होते हैं वो उनको बहलाने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी नहीं है, सामान है, लेकिन फिर जब वो कड़क कर पूछते हैं तो फिर उन्हें बताना पड़ता है कि नमक है, और उसी की कालाबाजारी होती थी। और उनका जो मालिक था वह था पंडित अलोपीदीन। ऐसा कहते हैं कि वो उस अगाध वन के शेर थे, मतलब वहाँ के बड़े प्रभावशाली प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और वही इस प्रकार का कार्य करते थे। तो अलोपीदीन जो है उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो तो नौकर थे बैलगाड़ी चलाने वाले। तो अलोपीदीन वहाँ पर आते हैं और कई प्रकार से उन्हें खरीदने की कोशिश भी करते हैं बंशीधर को, लेकिन चूंकि बंशीधर एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति थे, उन पर किसी प्रकार का लालच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वह उनको हिरासत में लेने का आदेश दे देते हैं अपने जमादार बदलू सिंह के द्वारा। जब अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन पर मुकदमा भी चलता है, और कई जो नामची लोग थे वो उनके साथ हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो बड़े पैसे वाले रुतबे वाले व्यक्ति होते हैं उनके साथ कई लोग लग जाया करते हैं। तो कुछ लोगों ने छीटाकसी भी की और बहुत से लोग उनके साथ भी लग गए। और हम जानते हैं कि प्रभावशाली व्यक्ति थे पंडित अलोपीदीन, तो उन्होंने अदालत में सब प्रकार के जो सबूत थे, जो उनके गवाह थे, उनको सबको अपने वश में कर लिया, खरीद लिया। बंशीधर ने काफ़ी प्रयास किया कि किसी तरह से अलोपीदीन को सज़ा दिलाई जाए, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी दलीलों को किसी ने भी नहीं सुना, और जज साहब ने पंडित अलोपीदीन के पक्ष में अपना निर्णय सुना दिया। पंडित अलोपीदीन जब बाहर आए तो उनकी जय जयकार होने लगी, लोग उनको फूल मालाएं पहनाने लगे। वहीं दूसरी ओर मुंशी बंशीधर, जिनकी काफ़ी किरकिरी हुई, अदालत ने उन्हें इस प्रकार का
वार्निंग भी दी, उनको निर्देश भी दिया कि इस तरह किसी को बिना किसी सबूत के अदालत में पेश करके सम्मानित व्यक्ति का अपमान न किया जाए। इस प्रकार से वंशीधर को वहाँ से मुंह लटका के निकलना पड़ता है और बाद में थोड़े दिनों बाद उनकी नौकरी भी चली जाती है। इस प्रकार से उनको ईमानदारी का ये प्रतिफल मिलता है। वापस घर लौट कर आ जाते हैं और बूढ़े मुंशी जी को जब ये पता लगता है तो वो भी उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं कि मैंने समझाया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना होने के बाद फिर कुछ समय बीतता है और समय बड़ा बलवान होता है। तो समय कैसे बलवान और परिवर्तनशील होता है, तो उसके लिए हम लोग आगे की घटना की ओर देखते हैं। क्या होता है, एक दिन अचानक बंशीधर के घर के आगे उन्हें एक सजीला रथ आता हुआ दिखाई देता है। उस रथ पर पंडित आलोपीदीन बैठे हुए नजर आते हैं और जैसे वह आ रहे होते हैं तो वहाँ पर बूढ़े मुंशी जी को वो दिखाई देते हैं और वह तुरंत आगे बढ़कर उनकी अगवानी करते हैं। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। आलोपीदीन और ज़्यादा पास आकर रथ से उतरते हैं और जैसे ही बंशीधर बूढ़े मुंशी जी उनको प्रणाम करते हैं, उनको चरण छूते हैं, वो उन्हें उठा लेते हैं और उनसे बात करते हैं। बूढ़े मुंशी जी कहते हैं कि मेरा पुत्र जो है उसने काफ़ी गलत किया आपके साथ, ये नादान है, इसको आप क्षमा कर दीजिए। यह अभी नौसिखिया है, समझता नहीं कि इसने क्या किया है। इस तरह उनको बूढ़े मुंशी जी किसी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं आलोपीदीन जी को, लेकिन पंडित आलोपीदीन जो इसका लग रहा था बूढ़े मुंशी जी को, उसके विपरीत बात करते हैं। वो कहते हैं कि शायद आप नहीं जानते, आपका पुत्र तो हीरा है। हीरे की परख एक जौहरी ही अच्छी तरह समझ सकता है और मैं आपके पुत्र से क्रोधित नहीं हूँ, गुस्से में नहीं हूँ, मैं उससे प्रसन्न हूँ। ये सुनकर बूढ़े मुंशी जी आश्चर्य से देखने लग जाते हैं और वहीं वंशीधर जी भी, जो मुंशी वंशीधर थे दारोगा, वो भी इस बात को सब कुछ देखते रहते, सुनते रहते हैं जो भी कुछ हो रहा था। और बूढ़े मुंशी जी से आगे बोलते हैं आलोपीदीन कि आपके पुत्र की ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूँ और इसने तो वो काम किया है जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते। अपनी नौकरी के ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए, सत्य की जीत के लिए कोई अपनी नौकरी को भी कैसे दांव पर लगा सकता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपके पुत्र से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये सुनकर वंशीधर भी उनके पास आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, परंतु विनम्रता के साथ, कोई चापलूसी नहीं। और आलोपीदीन उनको उनके पास आकर उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ और आपको मैं अपनी संपूर्ण जायदाद का, अपनी संपूर्ण जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसका सबका मैं आपको स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूँ। मुझे आप जैसे ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वही नदी के किनारे वाले बेमुरव्वत दारोगा के रूप में मेरे पास आप अपना कार्य करें। मुझे आप जैसे होनहार व्यक्ति की बहुत समय से आवश्यकता थी। तो वंशीधर जो है वो बड़ी विनम्रता से उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ईमानदारी का जब व्यक्ति साथ लेता है, ईमानदारी से जब काम करता है, उसके मन में दृढ़ संकल्प होता है, तो चाहे किसी भी प्रकार की विपत्तियां क्यों ना आए जीवन में, अंततः विजय हमेशा सत्य की ही होती है। ये हमने इस कहानी में इसके अंत के माध्यम से इसको देखा है। और यदि
मुंशी बंशीधर पंडित आलोपीदीन का जो ऑफ़र था, जो उन्होंने आग्रह किया था उनसे, यदि उसको पहले ही स्वीकार कर लेते तो शायद उनका महत्व पंडित आलोपीदीन की नज़र में इतना नहीं होता। लेकिन उनकी ईमानदारी के कारण उनको वो पद प्राप्त हुआ जो शायद उन्हें वो बेईमानी करके नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं पंडित आलोपीदीन का भी हृदय परिवर्तित हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि प्रारंभ में धर्म पर धन की विजय होती है अदालत में। धन के आगे धर्म जो है वह उसे हारना पड़ता है। धर्म के प्रतीक मुंशी बंशीधर और धन के प्रतीक पंडित आलोपीदीन। लेकिन वहीं अंत भला तो सब भला, अंत में क्या होता है? धर्म की धन पर विजय होती है। अर्थात पंडित आलोपीदीन की जो उनका घमंड था, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने जितना भी अपना वर्चस्व वहाँ पर जमा रखा था, उस सब पर विजय किसकी होती है? मुंशी बंशीधर की। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में ईमानदारी और सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ संकल्प, इन जीवन मूल्यों को हमेशा अपनाए रखना चाहिए। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले कहानी के लिए हम बात करेंगे, या अगले पार्ट के लिए हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।